मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं विजडम ट्री। आप सभी से विशेष अनुरोध है और प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ऐसे ही शिक्षाप्रद लेसन्स की ज़रूरत है तो आपका एक सब्सक्राइब हमें ये प्रोत्साहन देता है कि ऐसी शिक्षाप्रद टॉपिक्स पर विश्लेषण और बात होता रहे। और मेरा ये प्रयास और मुहिम ऐसा है कि हमारी सोच में एक बौद्धिकता जो साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, रैशनल हो, इसका प्रयास है। और भारत एक इंफॉर्मेशनल सोसाइटी बन सके जो सिर्फ डिग्री में सिमट के ना रह जाए। हमारा प्रयास ये भी है कि हम सब एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। और बेहतर भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब हम आज बच्चों को बेहतर बच्चे बनाएंगे जो विश्व स्तर पर अपनी बौद्धिकता का प्रमाण अनुमान को प्रदर्शित कर सकें। तो आप सभी अभिभावक जो भी सुन रहे हैं उनसे ये विशेष अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठी, मित्र, दोस्त, परिवारजन एवं गुरुजन के साथ ज़रूर साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और बेहतर तरीके से आप सबों के बीच विजडम ट्री पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो आप आज के इस चर्चा का हिस्सा बने और जाने कि बेहतर शिक्षक और बेहतर शिक्षण कला कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसका क्या वैज्ञानिक आधार है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, बेहतरीन शिक्षण। क्या ये सिर्फ एक कला है? मतलब कुछ लोगों में ये हुनर बस होता है या इसे सीखा भी जा सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और डग लेमोव अपनी किताब टीच लाइक अ चैंपियन 3.0 में इसी पर फोकस करते हैं। हमारे पास ना इस किताब के कुछ अंश हैं। अच्छा। और ये बताते हैं कि जो असाधारण शिक्षक होते हैं वो असल में कुछ खास सीखी जा सकने वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक सधा हुआ शिल्प है, कह सकते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, इन अंशों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मुख्य बातें हैं, वो नुस्खे क्या हैं जो किसी भी शिक्षक के लिए या कहूं कि सीखने सिखाने में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काम के हो सकते हैं। बिल्कुल, वो राज क्या है जो एक आम क्लास को एक बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहली बात जो मुझे इन अंशों में दिखी वो है तैयारी। हम अक्सर सोचते हैं कि बढ़िया टीचर बस क्लास में जाते हैं और कमाल कर देते हैं, लेकिन यहाँ जोर इस बात पर है कि पर्दे के पीछे कितनी मेहनत होती है। हाँ बिल्कुल। किताब में एक फुटबॉल कोच का उदाहरण है, इयान मुनरो। वो मैच देखते हुए, मतलब आराम से सैंडविच खाते हुए भी ये बता देते थे कि कौन सा खिलाड़ी अपनी सही पोजीशन पर नहीं है। अच्छा, कैसे? ये कोई इंट्यूशन नहीं था, ये सालों के अनुभव और विश्लेषण से बना एक मेंटल मॉडल था। मतलब उनके दिमाग में एक तस्वीर थी कि मैदान पर चीजें कैसी दिखनी चाहिए। और ये चीज ये शिक्षकों पर भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल। बेहतरीन शिक्षकों के पास भी ना ऐसे ही मजबूत मेंटल मॉडल होते हैं। वो क्लास के शोर को सुनकर अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं या बस बातें। वो पहचान लेते हैं कि कौन सा छात्र शायद स्ट्रगल कर रहा है, भले वो कुछ कह ना रहा हो। और ये मॉडल तैयारी से ही बनते हैं। यहीं पर वो कॉग्निटिव लोड थ्योरी वाली बात आती है ना? संज्ञानात्मक बोझ का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ये, इसका तैयारी से क्या कनेक्शन है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग, खास तौर पर जो वर्किंग मेमोरी वाला हिस्सा है, वो एक बार में बहुत ज्यादा नई जानकारी नहीं संभाल सकता। जैसे कंप्यूटर की रैम होती है ना, लिमिटेड। ओके। तो अगर आप बिना पूरी तैयारी के क्लास में जाते हैं तो आपकी दिमागी रैम, कह लीजिए, वो सिर्फ ये याद रखने में खर्च हो जाती है कि अच्छा अब क्या करना है, अगला सवाल कौन सा पूछना है। और फिर आप असल में जो क्लास में हो रहा है उसे देखने से चूक जाते हैं। बिल्कुल ठीक यही होता है। आप इतने बिजी हो जाते हैं अपने अगले स्टेप्स में कि आप छात्रों के चेहरे नहीं पढ़ पाते, उनके काम की क्वालिटी नहीं देख पाते, उनकी उलझन को नोटिस ही नहीं कर पाते। अच्छा। अच्छी तैयारी आपकी वो रैम खाली कर देती है।
जब आपको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपना पूरा ध्यान बच्चों पर लगा सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं और उसी पल मतलब रियल टाइम में सही फीडबैक दे सकते हैं। तो ये तैयारी सिर्फ लेसन प्लान बनाना नहीं है, किताब में कुछ खास तरीके भी बताए हैं, जैसे एग्जाम्पलर प्लानिंग, वो क्रिस्टीन टोरेस का उदाहरण, कि वो हर सवाल का एक आइडियल स्टूडेंट आंसर पहले से लिख लेती हैं। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? मतलब इतना डिटेल में? हाँ, पहली बार सुनने में शायद लगे, लेकिन इसका असली फायदा सोचिए। ये सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, ये क्रिस्टीन को एक तरह का पैमाना देता है, एक बेंचमार्क कि एक्सीलेंस या उत्कृष्टता कैसी दिखती है। तो जब छात्र जवाब देते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि जवाब सही है या गलत, वो ये देखती हैं कि वो उस आदर्श जवाब के कितने करीब है, कहाँ कमी रह गई है, और फिर वो बहुत सटीक टारगेटेड फीडबैक दे पाती हैं। ये तैयारी ना जो चीजें अदृश्य हैं उन्हें देखने में मदद करती है। दिलचस्प है। तो मतलब तैयारी सिर्फ कंटेंट की नहीं बल्कि इस बात की भी कि बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं। वो प्लानिंग फॉर एरर का भी जिक्र था। हाँ, ये बहुत जरूरी है, पहले से अंदाजा लगाना कि छात्र कहाँ अटक सकते हैं, क्या गलत फहमियां हो सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे। एक और तरीका है डबल प्लानिंग। डबल प्लानिंग? हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूंगा या करूंगी, बल्कि ये भी सोचना कि इस दौरान छात्र क्या कर रहे होंगे। क्रिस्टीन का वो लेसन पैकेट जिसमें छात्रों के लिए भी साफ निर्देश और काम करने की जगह होती है, वो इसी का एक अच्छा उदाहरण है। ये सब सुनकर ना मुझे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स याद आ रही हैं। वो कहते हैं ना कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे एकदम स्पष्ट और आसान बनाना जरूरी है, टाइम और जगह तय करना। हाँ बिल्कुल। क्रिस्टीन की तैयारी भी कुछ वैसी ही लग रही है। वो पहले से ही तय कर रही है कि कब, कहाँ और कैसे वो खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगी। बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा आपने। ये तैयारी सीधे सीधे शिक्षक के रिस्पॉन्सिवनेस मतलब प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाती है। अडेमी स्टेम्ब्रिज कहते हैं कि बेहतर रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले बेहतर परसीव करना यानी देखना जरूरी है। सही बात है। अगर आपको पता ही नहीं कि क्या देखना है तो आप प्रतिक्रिया क्या देंगे। तैयारी आपको सही चीजें देखने में मदद करती है। डेनारियस फ्रेजियर और जूलिया एडेयो जैसे टीचर्स वो अपने छात्रों के काम की तुलना अपने तैयार एग्जाम्पलर्स से करते हैं और फौरन समझ जाते हैं कि अरे यहाँ मदद की जरूरत है। हमने देखा कि कैसे तैयारी टीचर के दिमाग को फ्री करती है, लेकिन लर्निंग की असली लड़ाई तो छात्र के दिमाग में होती है, जहां वो वर्किंग मेमोरी की लिमिट्स एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा। छात्रों के लिए भी वही कॉग्निटिव लोड वाली बात है। अगर उन्हें एक साथ बहुत सारी नई चीजें बताई जाएं तो उनकी वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है और सीखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि फैक्ट्स यानी तथ्य याद करना जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि फैक्ट्स सीखने के दुश्मन नहीं है, वो तो हाई लेवल थिंकिंग जैसे एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग की नींव है। बिना जानकारी के आप सोचेंगे किस बारे में? तो फिर उपाय क्या है? इस लिमिटेड वर्किंग मेमोरी से कैसे डील करें? उपाय है ज्ञान को धीरे धीरे बार बार दोहरा कर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी लगभग अनलिमिटेड होती है। और यहीं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व मतलब भूलने की दर। हाँ, ये थोड़ा डीमोटिवेटिंग लग सकता है, पर सच ये है कि जैसे ही हम किसी चीज के बारे में सोचना बंद करते हैं, हम उसे भूलना शुरू कर देते हैं। ये नेचुरल है। मतलब सिर्फ सिखाना काफी नहीं है, ये भी पक्का करना होगा कि छात्र भूले नहीं। एग्जैक्टली भूलने की प्रक्रिया को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना सीखने को मैनेज करना। यहीं पर फ्लुएंसी यानी किसी चीज में माहिर होने का महत्व आता है, जैसे तेजी से पढ़ना या गणित के पहाड़े याद होना। अच्छा। जब ये बेसिक चीजें इतनी पक्की हो जाती हैं कि उन पर सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो वर्किंग मेमोरी मुश्किल कामों के लिए फ्री हो जाती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा हर शब्द अटक अटक कर पढ़ रहा है तो वो कहानी के प्लॉट या कैरेक्टर को कैसे समझेगा? उसकी सारी मेंटल एनर्जी तो शब्द पहचानने में ही खर्च हो जाएगी। इसके लिए किताब में रिट्रीवल प्रैक्टिस पर बहुत जोर है। रिट्रीवल प्रैक्टिस कहा गया है कि ये भूलने से रोकने और याददाश्त को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये क्या है असल में? सिंपल भाषा में इसका मतलब है दिमाग पर जोर डालकर भूली हुई जानकारी को याद करने की कोशिश करना। ये सिर्फ दोबारा पढ़ने या नोट्स देखने से बहुत अलग है और ज्यादा असरदार भी। कैसे? जब आप जानकारी को एक्टिवली याद करने की कोशिश करते हैं
तो वो मेमोरी में और मजबूती से जम जाती है, उसके कनेक्शंस और गहरे हो जाते हैं। वो क्रिस्टीन टोरेस का उदाहरण फिर से याद आ रहा है, जो क्लास में नए शब्द सिखाने के कुछ ही मिनटों बाद बच्चों से उन्हें याद करवा कर इस्तेमाल करवाती थी। वो जानती थी कि भूलना तो फौरन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, रिट्रीवल प्रैक्टिस के कई फायदे हैं। एक तो जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा, उस जानकारी को बाद में जरूरत पड़ने पर याद करना मतलब एक्सेस करना आसान हो जाता है। तीसरा, ये स्कीमा बनाने में मदद करता है। स्कीमा? हाँ, मतलब दिमाग में जुड़े हुए ज्ञान का एक नेटवर्क। जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, नई जानकारी को उससे जोड़ना उतना ही आसान होता जाता है। रिट्रीवल प्रैक्टिस इस नेटवर्क को बनाने और मजबूत करने में मदद करती है। जैसा कि डैनियल विलिंगम कहते हैं कि गहराई से सोचने के लिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारा ज्ञान रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, और ग्राहम नैथल का रिसर्च भी यही दिखाता है। उन्होंने पाया कि किसी कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखने के लिए छात्र का उससे कम से कम 3 बार मतलब मीनिंगफुल तरीके से इंटरेक्शन होना जरूरी है। रिट्रीवल प्रैक्टिस ऐसे मीनिंगफुल इंटरेक्शंस का एक शानदार तरीका है। चलिए अब थोड़ा क्लासरूम के माहौल की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग का खेल तो है नहीं, क्लास एक सोशल स्पेस भी है। किताब में आशा नाम की एक स्टूडेंट का जिक्र है कि जब वो कुछ कहती है तो बाकी छात्र कैसे रिएक्ट करते हैं, ये उसके कॉन्फिडेंस पर बहुत असर डाल सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जिसे हम अक्सर शायद उतना महत्व नहीं देते। हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर बच्चों के आपस के रिश्ते और क्लास के जो अनकहे नियम होते हैं यानी सोशल नॉर्म्स, वो शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। सोचिए, अगर आशा ने कुछ कहा और बाकी बच्चे हंस दिए या आंखें घुमा ली, तो टीचर की तारीफ भी शायद बेअसर हो जाए। वो शायद अगली बार बोलने से झिझकेगी। यहीं पर वो पॉजिटिव फ्रेमिंग और अज्यूम द बेस्ट वाले सिद्धांत काम आते हैं, है ना। मतलब जब कोई बच्चा निर्देश ना माने तो पहले ये सोचना कि शायद निर्देश साफ नहीं थे या बच्चा समझ नहीं पाया, ये नहीं कि वो जानबूझकर बदमाशी कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ बच्चों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए नहीं है, ये टीचर की अपनी सोच को भी बदलता है। शॉन एकर इसे टेट्रिस इफेक्ट कहते हैं। मतलब आप जिस चीज को देखने की प्रैक्टिस करते हैं, आपको वही ज्यादा दिखने लगती है। अगर आप बच्चों में अच्छाई और समझने की कोशिश देखने का अभ्यास करेंगे, तो आपको वही ज्यादा नजर आएगी। एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है, लविंग अकाउंटेबिलिटी। लविंग अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करना भी एक तरह से देखभाल और प्यार जताने का तरीका है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, अकाउंटेबिलिटी और लविंग। हाँ, पर इसका मतलब गहरा है। जैसे कोल्ड कॉल टेक्निक, जहाँ टीचर बिना हाथ उठाए किसी भी छात्र को जवाब देने के लिए कह सकते हैं। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए नहीं है कि सब ध्यान दे रहे हैं या नहीं। तो फिर क्यों? ये एक मैसेज है कि आपकी आवाज जरूरी है, आपके विचार मायने रखते हैं और हम आपसे सीखने की उम्मीद रखते हैं। ये कहने का एक तरीका है कि हम आपकी इतनी परवाह करते हैं कि आपको सीखने के प्रोसेस से बाहर नहीं रहने देंगे। लेकिन एक्सपर्ट स्पीकर, क्या ये कोल्ड कॉल जैसी टेक्निक्स कुछ शर्मीले बच्चों पर नेगेटिव असर नहीं डाल सकती? कहीं ऐसा ना हो कि वो और चुप हो जाए? ये बहुत वैलिड कंसर्न है और इसे लागू करने का तरीका बहुत मायने रखता है। मकसद डराना नहीं है, शामिल करना है। इसे एक पॉजिटिव माहौल में यूज करना चाहिए। टीचर को ऐसा माहौल बनाना होता है जहाँ पता नहीं कहना ठीक हो, लेकिन वहीं रुक जाना ठीक ना हो। अच्छा। टीचर फिर मदद करके, शायद किसी और बच्चे से जवाब दिलवाकर, फिर पहले बच्चे से पूछकर उसे वापस बातचीत में लाती है। ये सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे समझते हैं कि ये उन्हें सपोर्ट करने का तरीका है, डराने का नहीं। किताब में बैंड एड पैराडॉक्स का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? ये उस सिचुएशन के बारे में है जब टीचर्स मुश्किल लेकिन जरूरी काम करने से कतराते हैं, जैसे क्लास में क्लियर नियम बनाना या किसी बच्चे के बुरे बर्ताव को टोकना। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे टकराव होगा या ये मुश्किल लगेगा। ये उस दर्द वाले बैंडेड को धीरे धीरे खींचने जैसा है जो ज्यादा तकलीफ देता है। कभी कभी सीधे और स्पष्ट तरीके से डील करना लंबे समय में सबके लिए बेहतर होता है। और इसी से जुड़ा है कल्चर ऑफ एरर बनाने का आइडिया, यानी एक ऐसा माहौल जहां गलतियां करना सीखने का एक नॉर्मल और जरूरी हिस्सा माना जाए। बिल्कुल, अगर बच्चे गलती करने से डरेंगे तो वो कोशिश करने से भी डरेंगे, वो सेफ खेलना चाहेंगे। डेनारियस फ्रेजिया के क्लास का उदाहरण है जहां गलतियों पर खुलकर चर्चा होती है बिना किसी शर्मिंदगी के। वाह,
बच्चे सीखते हैं कि गलतियां तो दिमाग को सिग्नल देती हैं कि कहाँ और मेहनत करनी है। इसमें टीचर को अपने टेल्स को भी मैनेज करना होता है। टेल्स मतलब? अनजाने इशारे, जैसे हल्की सी त्योरी चढ़ाना या आवाज का बदलना, जो बता देते हैं कि जवाब गलत है। टीचर को इन्हें कंट्रोल करना सीखना होता है ताकि बच्चे बिना डरे जवाब दे सकें। और भी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो इस पॉजिटिव माहौल को बनाने में मदद करती हैं, जैसे हैबिट्स ऑफ अटेंशन, ध्यान से सुनने की आदत, हैबिट्स ऑफ डिस्कशन, बहस में सम्मान से भाग लेने की आदत, प्रोसीजर्स एंड रूटीन, जिन्हें सुपर पावर कहा गया है। हाँ, क्योंकि वो दिमाग को फ्री कर देते हैं सीखने पर फोकस करने के लिए। डू नाउ, क्लास शुरू होते ही एक छोटा सा काम ताकि बच्चे फौरन प्रोडक्टिव हो जाएं। और थ्रेशोल्ड, दरवाजे पर ही बच्चों का स्वागत करके क्लास का टोन सेट करना। ये सब मिलकर क्लास के नॉर्म्स यानी मानदंड बनाते हैं। हाँ, और थेलर और सनस्टीन की किताब नज हमें बताती है कि हमारा व्यवहार हमारे आसपास के माहौल और अपेक्षाओं से कितना ज्यादा प्रभावित होता है। तो टीचर्स या तो जानबूझकर पॉजिटिव नॉर्म्स बनाते हैं या फिर वो अपने आप बन जाते हैं, और वो हमेशा सीखने में मददगार नहीं होते। सही बात है। और एक व्यवस्थित पॉजिटिव क्लासरूम असल में बेहतर रिश्तों की नींव रखता है, क्योंकि तब टीचर डिसिप्लिन पर कम और बच्चों पर, उन्हें सुनने पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। चलिए अब कुछ और बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर आते हैं जिनका जिक्र है शो मी टेक्निक। ये कैसे काम करती है? ये एक बहुत तेज तरीका है पूरी क्लास की समझ को एक साथ जांचने का। जैसे सभी बच्चों से मिनी व्हाइट बोर्ड पर जवाब लिखकर एक साथ दिखाने को कहना। अच्छा, व्हाइट बोर्ड पर? हाँ, या फिर मल्टीपल चॉइस सवाल का जवाब उंगलियों से बताने को कहना, जैसे ए के लिए 1 उंगली, बी के लिए 2। इससे टीचर को एक नजर में पता चल जाता है कि कितने बच्चे समझ रहे हैं और कितने नहीं। और जरूरी ये है कि डेटा ऑब्जेक्टिव हो, मतलब बच्चे का असल जवाब, न कि उसकी राय कि हाँ मुझे समझ आ गया। बिल्कुल। समझ की जांच के और भी तरीके हैं। अफर्मेटिव चेकिंग। हाँ, इसमें बच्चे काम करते हुए बीच बीच में टीचर से पूछते जाते हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं। जैसे गणित का सवाल हल करते हुए हर स्टेप के बाद पूछना, मैम ये ठीक है? इससे गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि टीचर जल्दी अवेलेबल हो, वरना बच्चे इंतजार करते रह जाएंगे। एक और टेक्निक जो मुझे काफी दमदार लगी वो है शो कॉल। शो कॉल, किसी बच्चे के काम को सबके सामने रखकर उस पर चर्चा करना। हाँ, ये थिंकिंग को विजिबल बनाता है। टीचर किसी बच्चे की नोटबुक या वर्कशीट को डॉक्यूमेंट कैमरा पर रखकर पूरी क्लास को दिखाते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन क्या इससे बच्चा एम्बैरस नहीं होगा? ये बहुत जरूरी है कि इसे पॉजिटिव और सम्मानजनक तरीके से किया जाए। डेनारियस फ्रेजियर और पॉल पॉवेल के उदाहरण बताते हैं कि कैसे अक्सर किसी ऐसे काम को चुना जाता है जो लगभग सही हो या जिसमें कोई आम गलती हो, ताकि पूरी क्लास उससे सीख सके। मकसद बच्चे को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उसके काम को सीखने का जरिया बनाना है। समझ गया। अब सवाल पूछने की टेक्निक्स पर आते हैं। नो आउट आउट, जब बच्चा कहे पता नहीं तो उसे वहीं छोड़ नहीं देना। बिल्कुल, ये उसी लविंग अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है। याद है डेनेरियस का हारून वाला उदाहरण? हारून जवाब नहीं दे पाता तो डेनेरियस उसे छोड़ नहीं देता। हाँ, वो दूसरे बच्चे से सही जवाब लेता है और फिर हारून से पूछता है कि ओके, अब बताओ दोनों जवाबों में क्या अलग था, या अब तुम क्या समझे। मकसद है बच्चे को सीखने के प्रोसेस में वापस खींच कर लाना, उसे हार मानने नहीं देना। फिर है राइट इज राइट, मतलब आधे अधूरे या लगभग सही जवाब से संतुष्ट ना होना। ये सिर्फ हाई स्टैंडर्ड रखने की बात नहीं है, ये उस सूक्ष्म आदत से बचने के बारे में है जो हम टीचर्स अनजाने में करते हैं। बच्चे के लगभग सही जवाब में जो कमी होती है वो खुद पूरी कर देते हैं। इसे राउंडिंग अप कहते हैं। अच्छा, हम खुद ही पूरा कर देते हैं, मौका छीन लेते हैं। राइट इज राइट कहता है थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा और पूछो, बच्चे को खुद उस पूरी तरह सही जवाब तक पहुंचने दो। और जब बच्चा सही जवाब दे दे तब भी काम खत्म नहीं होता। स्ट्रेच इट टेक्निक। सही। बेहतरीन टीचर्स सही जवाब को एंड पॉइंट नहीं बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला, इसका क्या मतलब है, कोई और उदाहरण दे सकते हो, ये क्यों जरूरी है। एरियल हु और माइकल पिसिचेली की क्लास के उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे वो बच्चों को और गहराई में ले जाते हैं, उनसे उनके जवाबों का बेसिस पूछते हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से सोचने पर मजबूर करते हैं। लिखने का भी सीखने में एक अहम रोल बताया गया है। एवरीबडी राइट्स। हाँ, ये क्लास के बीच में छोटे छोटे अक्सर कुछ मिनटों के लिए लिखने वाले काम होते हैं। इसे फॉर्मेटिव राइटिंग कहा गया है। फॉर्मेटिव राइटिंग? हाँ,
मतलब ये लिखने का मकसद अपनी सोच को क्लियर करना और समझना है, न कि पहले से बनी बनाई राय को बस लिख देना। जैसे एरियल हु बच्चों से गणित की प्रॉब्लम के हल के बारे में कंजेक्चर यानी अनुमान लिखने को कहती हैं। लिखने की प्रोसेस सोचने की प्रोसेस को गहरा करती है। और आखिर में आर्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य बनाने की कला सिखाना। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी बच्चों को सिर्फ एक वाक्य में अपनी बात कहने के लिए लिमिट लगाकर उन्हें ज्यादा सटीक, कॉम्प्लेक्स और अच्छे वाक्य बनाने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। जब शब्द कम हो तो हर शब्द को तौलना पड़ता है ना? हाँ, बात तो सही है। जुडिथ हॉकमैन की द राइटिंग रेवोल्यूशन का भी जिक्र है, जो इसी तरह सेंटेंस लेवल स्किल्स पर जोर देती है। जी। तो इन सब अंशों को देखकर एक्सपर्ट स्पीकर ये तो साफ लगता है कि टीच लाइक अ चैंपियन का जो कोर मैसेज है वो ये है कि बेहतरीन शिक्षण सिर्फ किस्मत या पर्सनालिटी का खेल नहीं है, ये एक बाकायदा क्राफ्ट है, एक स्किल है। बिल्कुल, ये तैयारी, दिमाग कैसे सीखता है, इसकी समझ यानी कॉग्निटिव साइंस, क्लास का माहौल बनाने की कला और बहुत सी छोटी छोटी परखी हुई टेक्निक्स का एक कॉम्बिनेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये क्राफ्ट है, इसे सीखा जा सकता है, इसमें प्रैक्टिस से सुधार लाया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो कोई भी जो सिखाने को लेकर सीरियस है वो इन प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अपनाकर बेहतर बन सकता है। एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है ना? हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए, ये जो टेक्निक्स है ये सिर्फ एकेडमिक नतीजों के लिए ही नहीं है। जब बच्चे ऐसी क्लास में पढ़ते हैं जहां ध्यान देने, गलतियों से सीखने, अपनी बात क्लियरली रखने और दूसरों का सम्मान करने पर जोर दिया जाता है, तो वो लाइफ स्किल्स सीखते हैं, ऐसी आदतें जो जिंदगी भर काम आती हैं। सही कहा। जरा सोचिए, अज्यूम द बेस्ट जैसा एक सिंपल सा सिद्धांत कि दूसरों के कामों के पीछे अच्छे इरादे मानकर चलें। अगर हम इसे क्लासरूम के बाहर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपनी बातचीत में लागू करें तो हमारे आसपास की दुनिया कितनी बदल सकती है, ये सोचने लायक बात है। तो कृपया आप इस पर विचार करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसे शिक्षाप्रद वीडियोस के लिए क्या और चेंजिंग लाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ जो लोग भी इसे सुन रहे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पिलर हैं और आपकी सुझाव भारतीय शिक्षा के लिए यकीनन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कर आप इसे सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के बीच भी इन विचारों को ले जाएं। थैंक यू।